दुनिया ऐसी जगहों से भरी पड़ी है जो मजबूत तरीन दिलों को कांपते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस कस्म का खौफ और वहशत बर्दाश्त करते हैं जो झीलें करते हैं। ये महज इस्लाही सहूलियात नहीं हैं जहां कानून शिकनी करने वालों को सजा दी जाती है। नहीं, एक ऐसी झील का तसव्वुर करें जहां आपको जंजीरों की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि आपको दीवारें देखने से भी मना किया गया है, झुककर चलने पर मजबूर हैं। एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां कोई मुकदमा ना हो, कोई वकील ना हो, कोई दिफा ना हो, सिर्फ सजा जो मौत से भी बदतर महसूस होती हो। इनमें से कुछ झीलें समंदरों के बीचों बीच बैठी हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। दूसरे मंजम्मद जमीनों पर बनाए गए हैं जहां अकीले सर्दी आपकी अक्ल को तोड़ सकती है। ये वो झीलें हैं जो सिर्फ जिस्म को सजा नहीं देते, बल्कि वो शनाख्त, वकार और इंसान होने के जौहर को मिटा देती हैं। और सबसे ठंडा हिस्सा, इनमें से बहुत सी होलनाकियां इंसाफ से नहीं, बल्कि इंतकाम, ताकत और सियासी कंट्रोल से पैदा हुई। आज हम तारीख और इंसानियत के तारीक तरीन गोशों में सफर शुरू कर रहे हैं। दुनिया की 5 खतरनाक तरीन झीलों का सफर। हमारी कहानी मशरिकी यूरोप से शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जहां जंग ने दीवारों को टार्चर चैम्बर्स में तब्दील कर दिया था। सीवूद झील सर्बिया का चैम्बर ऑफ शीडो। पहली नजर में सर्बिया की सीवूद झील आम लग सकती है। एंटों की ऊंची दीवारें, एक महफूज दरवाजा और कैद की शदीद खामोशी। लेकिन इन दरवाजों के आगे लोहे की सुलाखों और तालों से भी बदतर चीज है। अंदर दीवारें खून से रंगी हुई हैं और हुआ ही दर्द की सरगोशियां ले रही है। 30 साल पहले खामोश होने वाली चीखें आज भी राहदारियों में भूतों की तरह गूंजती हैं। टाइमलाइन 1990 की दहाई के अवाइल की थी, जब बल्कान खून में डूब रहे थे। युगोस्लाविया टूट रहा था। सर्बिया, क्रोशिया और बोस्निया 20वीं सदी के अवाखिर के सबसे प्रतिशद्द तनाज़ात में से एक में एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। इस अफरातफरी के बीच में सीवूद झील बदनाम हो गई, इंसाफ की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि मर्दों के जरिया तैयार करदा एक जहन्नम के तौर पर। सरकारी तौर पर इसे जंगी कैदियों के लिए प्रोसेसिंग सेंटर के तौर पर बयान किया गया था। दरहकीकत ये रूह का ज़ब्ह खाना था। तखय्युल से परे तशद्दुद यहाँ कैदियों का फैसला उनके जराइम से नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त से किया जाता था। क्रूट्स और बोस्नियाक्स को महज इसलिए घसीटा जाता था कि वो कौन थे। अंदर दाखिल होते ही उनकी इंसानियत छन गई। कैदियों को हफ्तों तक भूखा रखा गया। वो गंदे पानी से कुछ ज्यादा पर जिंदा रहने पर मजबूर थे। आंखों पर भारी पट्टियों से उनकी आंखों को ढांप लिया गया था, जबकि लोहे की सुलाखें उनके गोशत पर मारती थीं। हर हड़ताल हड्डी और रूह दोनों को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। कुछ को पाबंद सलासिल किया गया और घंटों अपने ही खून और पेशाब में छोड़ दिया गया। उनकी इज्जत को जानबूझकर तबाह किया गया। लेकिन शायद सबसे खौफनाक जुल्म वो था जिस तरह कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया। मुहाफिजों ने मर्दों को अपने साथी कैदियों को मारने पर मजबूर किया और उन्हें धमकी दी, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम उसके बाद होगे। ये जिंदा रहने का खेल था जहां हर रात एक नई वहशत लेकर आती थी। कोई पानी की भीख मांगता है, उसके बजाय सिर्फ लात मारी जाती है। कोई खामोशी से रो रहा था, मौत की दुआ कर रहा था, जबकि दूसरे बेअख्तियार देख रहे थे। इंसानियत की मौत यहां मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, उसे मिटाना था जिसने इंसान को इंसान बनाया। ये तशद्दुद मुनज़्ज़म, नफ्सियाती और बेलगाम था। साबिका कैदियों से जब वहां अपना वक्त याद करने को कहा जाता तो अक्सर खामोशी छा जाती। कुछ ने सरगोशी की कि सीवूद में जिस्म को पहले तबाह नहीं किया गया था, इंसानियत थी। रेड क्रॉस जैसी बीन अल-अक़वामी तंजीमें और इंसानी हुकूक की तंजीमें बाद में इस झील को अज़ियत का घर करार देंगी। लेकिन जब दुनिया को सही मानों में मालूम हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों रूहें बिखर चुकी थीं, कुछ लाशें दफन कर दी गईं। बहुत से जिंदा बच जाने वाले खोखले खूलों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसी यादें लेकर जो वो कभी बच नहीं सकते थे। आज भी जब जिंदा बच जाने वाले सीवूद का नाम सुनते हैं तो उनकी रगों में सर्दी दौड़ जाती है। उनके निशानात सिर्फ जिस्मानी नहीं हैं, वो रूह की गहराइयों में खुद्दी हुई हैं। सान फ्रांसिस्को के साहिल के करीब धुंध में छाया हुआ और बर्फीली हवाओं की जिद में समंदर से उठने वाली अकेली चट्टान है। ठंडे पानियों, प्रतिशद्दत धारों और चक्कर लगाने वाली शारक से घरा हुआ ये झील से ज्यादा गोथक डरावने ख्वाब की तरह लगता है।
लेकिन ये सिर्फ कोई झील नहीं थी, ये अल्कातराज था, या जैसा कि तारीख उसे याद करती है, दी राख। कई दहाइयों तक अल्कातराज अमेरिका के खतरनाक तरीन मर्दों के लिए आखिरी पड़ाव था, वो जगह जहां उम्मीद दम तोड़ गई। समंदर में एक किला अल्कातराज इन मुजरिमों के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें कहीं और कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसकी साख वाज़ेह थी, अगर आप यहाँ खत्म होते हैं तो आप बाहर की दुनिया के लिए बहुत खतरनाक और दूसरी झीलों के लिए भी बहुत प्रतिशद्दद हैं। झील को स्टील की मोटी सुलाखों, मजबूत कंक्रीट और निगरानी की तहों से बनाया गया था। इसके अर्द गर्द फितरत खुद दूसरी दीवार का काम करती है। बहराल काहल का मंजमद पानी इतना ठंडा है कि मिनटों में आदमी की जान ले लेती है। रीप टाइड करंट इतना ताकतूर कि माहिर तैराकों को भी उसका मौका बहुत कम मिलता है। तन्हाई, सान फ्रांसिस्को का शहर सैलों से देखा जा सकता था, लेकिन कैदियों के लिए ये एक ख्वाब था जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता था। अंदर हर आवाज स्टील की राहदारियों से गूंज रही थी। आहनी दरवाजों की घनगर्ज, पहरेदारों के कदम, रात की ठंडी खामोशी, ये मायूसी की सिम्फनी थी। दानो अंदर अल्कातराज अमेरिका के अब तक के सबसे ज्यादा बदनाम जमाना मुजरिमों का घर था। उल कीपोन, एक मशहूर हुजूम का बास जिसने कभी बंदूकों और खून से शिकागो पर हुकूमत की थी। यहाँ तक कि इक़्तिदार से महरूम वो लामतनाही रफ्तार करेगा। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में टूट रहा है। जॉर्ज मिशीन गुन कीली, एक गैंगस्टर जिसके नाम से ही खौफ पैदा हुआ। अल्कातराज का ब्रडमीन, रॉबर्ट स्ट्राउड, एक संकी खतरनाक कैदी जिसने कई दहाइयां कैद तन्हाई में गुजारे। हर आदमी अपने साथ खून, लालच और तशद्दुद की तारीख लेकर आया। फिर भी अल्कातराज के अंदर, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा खौफजदा कातिल भी सुलाखों के पीछे एक और नंबर बन गए। लाइफ ऑन दी राख कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ सख्त नहीं थी बल्कि दम घटने वाली थी। खलिए, छोटे, नम और ठंडे, अपनी टांगों को फैलाने के लिए बेमुश्किल काफी जगह। खाना सादा और बेजायका, इसका मतलब सिर्फ मर्दों को जिंदा रखना है, मुतमईन नहीं। उसूल, खामोशी का मुतालबा किया गया था, बात करना नायाब था, हंसी मना थी। सजा, नाफरमानी की वजह से दी होल, एक सियाह सेल है जहां आपको अकेले बंद कर दिया गया था, रोटी और पानी पर खिलाया गया था और आपका दिमाग अंधेरे में खो दिया गया था। रात के वक्त खामोशी इतनी मुकम्मल थी कि कैदियों ने दावी किया कि वो अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बाहर की चट्टानों से टकराने वाली लहरों की आवाज एक याद दहानी की तरह महसूस हुई कि आज़ादी करीब है, अभी तक नाकाबिल रसाई है, नामुमकिन फरार। या ये था, अल्कातराज एक वादे पर बनाया गया था, कोई नहीं बचता, और बरसों तक ये वादा सच्चा रहा। हर कोशिश नाकामी, गिरफ्तारी या बर्फीले पानियों में मौत पर खत्म हुई। लेकिन 1972 में वो हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 3 आदमी, फ्रैंक मॉर्स और अंगलन भाई, जॉन और क्लिरेंस, ने अपने फिरार की मंसूबा बंदी में तकरीबन 1 साल गुजारा। चोरी शुदा चमचों के अलावा और कुछ नहीं इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने खलियों की कंक्रीट की दीवारों में एक अंच रात के बाद रात तराशे। उन्होंने साबन, गुते और इंसानी बालों से जाली सर तैयार किए, उन्हें अपने तकिए पर रखा ताकि मुहाफिजों को लगे कि वो सो रहे हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा चोरी शुदा रेन कोट का इस्तेमाल करते हुए एक बीड़ा और लाइफ वास्केट एक साथ सलाई, और जून की एक तूफानी रात को वो बहराल काहल के तारीक पानियों में फंसल कर गायब हो गए। सुबह तक झील में अफरातफरी मच गई। गार्ड्स ने खाली खलियात, जाली सर्रों और दीवारों में बड़े सुराखों को दरियाफ्त किया। अमरीकी तारीख में फिरार की सबसे बड़ी कोशिश हुई थी। FBI ने बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। पानियों को हफ्तों तक तलाश किया गया, कोई लाश कभी नहीं मिली। सरकारी तौर पर हुकूमत ने उन अफराद को डूबने का ऐलान किया, लेकिन वसवसे जंगल की आग की तरह फैल गए। क्या वो बच गए? क्या वो जनूबी अमेरिका में गायब हो गए, या उनकी हड्डियां बहराल काहल की लहरों के नीचे कहीं पड़ी हुई हैं? सच्चाई मुजरमाना तारीख के सबसे बड़े हल तलब इसरार में से एक है। दी लेगेसी ऑफ दी राख 1963 में फिरार होने के सिर्फ 1 साल बाद अल्कातराज को बंद कर दिया गया। बहुत महंगा, बहुत गिरने वाला, जारी रखने के लिए बहुत बदन, लेकिन उसका अफसाना कभी नहीं मरा। आज सियाह इस जजीरे का दौरा करते हुए इसकी सर्द राहदारियों से गुजरते हैं।
वो एक बार कीपुन और कीली के जेर कब्जा खलियों में खड़े हैं। वो दीवारों को घूरते हैं जहां मूर्स और इंग्लैंड भाइयों ने आजादी का रास्ता खो दिया था। और बहुत से लोग कसम खाते हैं कि जब समंदर से धुंध छट जाती है तब भी आप कैदियों की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, बेचैन, गुस्से में, न टूटे। अल्कात्राज एक झील से ज्यादा था। ये खौफ, कंट्रोल, इंसानी लचक की अलामत थी। एक ऐसी जगह जहां मर्दों को जिंदा दफन किया गया था आजादी की सादा नजर में, फिर भी हकीकी तौर पर कभी आजाद नहीं हुआ। समंदर के वसत में बहुत दौर, जहां लहरें लामतनाही टकरा जाती हैं और तूफान खामोशी को निगल जाते हैं। एक झील है जिसने एक बार पूरी कौम की रूह को तोड़ दिया। अंग्रेजों के लिए यह अजाब की जगह थी। हिंदुस्तानियों के लिए यह नाकाबिल बयान मसाइब और गैर मुतजलजल हिम्मत की अलामत बन गया। ये सेलुलर झील थी जिसका खौफ काला पानी यानी काले पानी के नाम से जमीन पर था। जलावतनी का समंदर बरतानवी नवाबादियाती हकमरानी के दौर में जब हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की बात करने की जर्रात की, सल्तनत ने हमेशा उन्हें फांसी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने कहीं ज्यादा जालमाना सजा का इंतखाब किया, काला पानी में जलावतनी। तसव्वुर करें कि आपको अपने खानदान से अलग कर दिया गया है, एक जहाज पर रखा गया है और हजारों मील समंदर में ले जाया जा रहा है। जब आप जज़ायर अंडमान पहुंचे तो आपको हर तरफ लामतनाही पानी नजर आया। कोई फिरार नहीं था, घर वापस नहीं आना। ये सिर्फ एक झील नहीं थी बल्कि ये एक जिंदा कब्र थी। तन्हाई का फन तामीर सेलुलर झील को एक ऐसे डिजाइन के साथ बनाया गया था जो इसके मकसद की इक्कासी करता था। मुकम्मल तन्हाई। इसके 7 बड़े पर थे जो पहिए की तरह फैल रहे थे। हर कैदी को एक कोठड़ी में इतना तंग और दम घटता हुआ बंद किया गया था कि बाजू फैलाना भी नामुमकिन था। कोई कैदी दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता था। कोई आवाज नहीं उठाई गई। अंग्रेज जानते थे कि सबसे बड़ा अजियत जिस्म को पेटना नहीं बल्कि दिमाग को तोड़ना है, और यूं खामोशी ही हथियार बन गई। डीली अजाब काला पानी के कैदी मुजरिम नहीं थे। वो आज़ादी पसंद, इनकिलाबी मर्द थे जिनका जुर्म सिर्फ आज़ादी का ख्वाब देखना था। लेकिन यहाँ उनके साथ दरंदों से भी बदतर सलूक किया गया। आयल मुल्स, कैदियों को लोहे की बड़ी ग्राइंडर्स फेरने पर मजबूर किया जाता था। ये काम आम तौर पर बीलों के जरिए किए जाते हैं। जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़े वो घंटों चुकी को धकीलते रहे, यहाँ तक कि उनकी कमर से खून बहने लगा और उनकी हड्डियों में दर्द होने लगा। मारना, सबसे छोटी नाफरमानी के लिए उनके गोश्त पर कोड़े मारे जाते हैं, जल्द को फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि खून बहने लगता है। अंधेरा, बहुत से लोगों को कई दिन तक सियाह खलियों में रखा गया। भूखे, पानी की कमी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। कुछ कैदी अपनी अक्ल खो चुके हैं, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन बहुत से लोगों ने सब्र किया। जुल्म के गहरे गड्ढे में भी उनकी हिम्मत चमकी। खामोश हीरो नाम तारीख में गूंजते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और इन गंत दूसरे जिन्होंने काला पानी को बर्दाश्त किया। उन्हें बीरूनी दुनिया से राबिते से इनकार कर दिया गया। उनके खत कभी घर तक नहीं पहुंचते थे। अहल खाना उनके लिए रो रहे थे, ये जाने बगैर कि वो जिंदा हैं या मुर्दा। और फिर भी इन लोगों ने कभी रहम की भीख नहीं मांगी। अपनी खामोशी में, अपने मसाइब में उन्होंने आज़ादी का जज्बा उठाया। उनके जिस्म पर हर निशान मुजाहमत का मुना बोलता सबूत बन गया। झील की दीवारों से निगल जाने वाली हर चीख आज़ादी का वादा बन गई। सबका तुनहा तरीन अजाब काला पानी में होने वाली तमाम अजीतों में सबसे ज्यादा खौफ कैद तन्हाई का था। एक तंग कोठरी में बंद कैदी खाली दीवार को घूरते हुए दिन गुजारता, अपनी सांसों की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनता था। ये न भूख थी न कोड़े, बल्कि वो कुचलने वाली तन्हाई थी जिसने अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को मार डाला। जिंदा रहना अभी तक गायब है, चीखना अभी तक सुना नहीं है। ये सबसे सख्त मौत थी। दर्द और फख्र की मीरास सेलुलर झील आज भी पोर्ट बलियर में कायम है, जो अब झील नहीं बल्कि एक कौमी यादगार है। सियाह उसकी राहदारियों पर चलते हैं, इन लोगों के नाम पढ़ते हैं जिनकी उसकी दीवारों में मजम्मत की गई थी। इमारत पर लटकी हुई खामोशी भारी है, तकरीबन जिंदा है। काला पानी का हर पत्थर एक ही सच्चाई को सरगोशी करता है। आज़ादी तोहफे में नहीं दी गई थी, ये नाकाबिल तसव्वुर तकलीफ के जरिए हासिल की गई थी। जो लोग काला पानी में चले गए उनके जिस्म टूट गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने एक आज़ाद हिंदुस्तान की रूह को तश्कील देने में मदद की। आखिरी अक्कासी, आज जब हम आज़ादी के बारे में सोचते हैं तो इस कीमत को भूलना आसान है जो अदा की गई थी, लेकिन काला पानी हमें याद दिलाता है आज़ादी सुकून से नहीं बल्कि खून, दर्द और कुर्बानी से पैदा होती है। और इस तरह
जब आप आज रात अपने बस्तर पर आराम से लेटेंगे तो इन लोगों को याद रखें जो कभी जंजीरों में जकड़े हुए थे, तन्हा, भूखे, भूले हुए, ताकि आप आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।